हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने सेक्शन 35 आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया था, परंतु आज मैं आपको कुछ लोगों का कमेंट आया था मुझे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसा बता दूंगा जो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अभी उसकी मीनिंग नहीं बताई कि गिरफ्तारी किन किन मामलों में किया जाता है, किन किन मामलों में नहीं किया जाता, उसके मीनिंग क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और कौन कौन से मामले जिसमें विदाउट वारंट। तो ये विदाउट वारंट वाला तो मैंने आप लोगों को 35 पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। और कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, जैसे प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किस सेक्शन में, मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, किसी व्यक्ति को अगर बुलाना हो तो कब बुला सकता है। मैं एक कंडीशन भी बताऊंगा, जब नॉन कॉग्नेबल केसेस में भी बिना वारंट के कैसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो भी एक कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। और फिर कॉग्नेबल केसेस में भी है कुछ ऐसे केस है, एक ऐसा केस है जिसमें कॉग्नेबल केस में भी आपको वारंट इशू कराना पड़ेगा, तभी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इतनी चीज़ें मुझे बतानी, तो आई होप वो सेक्शन तुम पढ़ लेना, वो तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से उसे मैंने छोटे में बना दिया था, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, आज चैप्टर 5 को कैसे पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 5 में देखो, चैप्टर 5 मैंने आप लोगों को पिछले टर्म में बता दिया था कि चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है, 35 से लेके 62 तक, कहाँ तक है 62 तक है। और पुराने में कहाँ था 41 से लेके 60A तक पुराने CRPC में। तो ये इतनी चीज़ें आई होप मैंने बता दी थी। अब आपको देखो क्या चीज़ पढ़ना, पहले वो ध्यान से देखो। सबसे पहले आ जाओ, 2 मिनट, ठीक है। तो अब आ जाओ, सबसे पहले क्या पढ़ना है मुझे, गिरफ्तारी क्या होती है। तो गिरफ्तारी की परिभाषा क्या पढ़ोगे, गिरफ्तारी क्या होती है, थोड़ा इसको वो कर दूँ बड़ा, सॉरी 2 मिनट। अब सबसे पहले आप ध्यान दो, अर्थ क्या होता है, गिरफ्तारी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना, अर्थ पढ़ना, गिरफ्तारी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले मीनिंग जानो, निजी स्वतंत्रता से पूर्णतः वंचित करना। क्या होता है, वंचित करना। ये पहले गिरफ्तारी की परिभाषा जानो, करना, ठीक है, प्लस एक चीज़ इसमें और, विधि के अनुसार। फिर क्या हो गया, विधि के अनुसार। अब मैंने विधि के अनुसार क्यों जोड़ा है ये आप लोगों को पहले समझा दूं क्यों। जब आप पुराने CRPC का सेक्शन 60A पढ़ोगे, रेड विथ नए का सेक्शन 62 पढ़ोगे BNSS का, ठीक है, ये पढ़ोगे तो वहाँ क्या दिया गया है, गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। गिरफ्तारी कैसे किया जाएगा, इसमें बताया संहिता के अनुसार, मतलब इस कोड में जो दिया गया है उसी के अनुसार गिरफ्तारी किया जाएगा, ठीक है, ये बताया गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, जो अरेस्ट है, देखो अरेस्ट जो है, अगर आप विधि के अनुसार नहीं करते, विधि के अनुसार अगर नहीं करते तो क्या होगा, अगर सिविल तो उसे क्या कहेंगे, विधि के अनुसार नहीं कहोगे तो उसे क्या कहेंगे, सिविल रॉन्ग भी कहेंगे, उसे सिविल रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। अगर अरेस्ट विधि के अनुसार नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे, सिविल रॉन्ग, और उसे क्रिमिनल रॉन्ग भी कहते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। सिविल रॉन्ग में क्या आ जाएगा, सिविल रॉन्ग मतलब मिथ्या कारावास, ठीक है।
और इसमें क्या होगा, सदोष परिरोध, किस दंड से आप दंडित होगे, सदोष, अगर आप गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किए हो, सदोष परिरोध के लिए, देख लेना यहाँ पे लिख नहीं जा रहा, ठीक है, सदोष परिरोध के लिए, ठीक है, तो किसके, सदोष परिरोध के लिए। तो अब आपको मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान से बता दे रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, देखो जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी को सब नंबर 1 कहीं परिभाषित नहीं किया गया। देखो मैं यही बता दे रहा हूँ, गिरफ्तारी नंबर 1 क्या है, अगर पूछेगा कहीं परिभाषित किया गया है तो नहीं परिभाषित, नंबर 1 नहीं परिभाषित, कहीं नहीं परिभाषित किया गया। नंबर 2, गिरफ्तारी को कैसे बताओगे, सामान्य भाव में, जो मैंने अभी बताया सामान्य भाव, सामान्य भाव क्या है, रुक जाओ इसको थोड़ा वो करो, सामान्य भाव क्या है वो बताओगे। अब सामान्य भाव मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी मैंने तुम्हें पिछले उसमें बताया है कि गिरफ्तारी कैसे, सामान्य भाव मतलब विधि के अनुसार कैसे होनी चाहिए, विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी आज़ादी से पूर्णतः वंचित करना गिरफ्तारी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये दिमाग में बैठाओ, विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी निजी आज़ादी से पूर्णतः वंचित करना गिरफ्तारी कहलाता है, ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई। अब देखो अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति ने कानून को ताक पर रखकर, मतलब कानून का ध्यान ही नहीं दिया है, गिरफ्तार किया गया, तो उसे क्या कहेंगे, सिविल रॉन्ग भी कह सकते हैं और उसे क्रिमिनल रॉन्ग भी कहेंगे, ठीक है। सिविल रॉन्ग में मतलब क्या होता है, हर्जाना लेने के लिए आप कार्रवाई कर सकते हो। क्रिमिनल रॉन्ग में क्या कर सकते हो आप, उसके क्या, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों, हर्जाना भी आप वसूल सकते हो और उसके खिलाफ दंड की कार्रवाई भी आप कर सकते हो। तो आई होप इतनी चीजें हो गई। तो आपकी पहली चीजें गिरफ्तारी की परिभाषा हो गई, गिरफ्तारी क्या होगा, निजी स्वतंत्रता से पूर्णतया वंचित करना, और ये क्या, विधि के अनुसार, क्यों, क्योंकि ये मेरे ही एक्ट में BNSS में भी सेक्शन 62 में बताया गया कि आपको संहिता के अनुसार ही गिरफ्तार करना है, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2 पे। नंबर 2 पे तुमको क्या पढ़ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ना है, ठीक है, प्लस कॉग्निजेबल केसेस पढ़ने हैं। इसको किसके साथ पढ़ोगे, इसको तुम पढ़ोगे पुराने CRPC की सेक्शन 2C के साथ। ये सब गिरफ्तारी के साथ पढ़ना 2C, और नए में कहाँ दिया, ये CRPC का, ठीक है, ऐसे लिख लेना, CRPC में दिया गया। और नए में कहाँ दिया गया, सेक्शन 21G में दिया गया, ठीक है, कॉग्निजेबल केसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ दिए गए, 21G में दिए गए। ये कहाँ है, BNSS में है, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा तुमको। प्लस दूसरी चीज़ें, नॉन कॉग्निजेबल तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल भी यहीं पढ़ लेना, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब तक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं जानोगे तब तक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं जान पाओगे। या नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ये सब कहाँ दिया गया है, ये सब पढ़ोगे तुम पुराने CRPC में 2L में, और रेड विथ कहाँ पे हो जाएगा, नए में 21O में, कहाँ पे 21O में, BNSS में, ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़ोगे। तो अब आपको पहले कॉग्निजेबल केसेस क्या चीज़ें होती हैं ये मैं बता दूं। पहले ये दिमाग में बैठाओ कि कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये चार्ट ऐसे बना लो, ठीक है। जो कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है, नंबर 1 FIR, ठीक है, क्या होता है, FIR होगा, क्या होगा, FIR होगा। FIR होने के बाद क्या कर सकता है, अगर FIR हो गया तो अरेस्ट बिफोर वारंट से पहले ही, बिफोर वारंट, ठीक है, वारंट गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी, अरेस्ट बिफोर वारंट, वारंट से पहले ही गिरफ्तार कर सकता है। और क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, इन्वेस्टिगेशन विदाउट, कैसे करेगा, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है, क्या कर सकता है, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। तो कॉग्निजेबल केसेस भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, क्या चीज़ें तुमको पढ़नी थी, ये मैं तीसरा पॉइंट जो है अब पूछेगा, कब पुलिस बिना, इतनी चीज़ें आ गई ना समझ में, बिना वारंट के गिरफ्तार, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है,
कर सकती। तो वो कंडीशन कहाँ दी गई, अगर पुरानी सीआरपीसी के अनुसार वो कंडीशन मैंने अभी पढ़ाई है, तुमको पढ़ा दिया हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और बीएनएसएस में कहाँ दिया गया है तुम्हारे, बीएनएसएस में कहाँ दिया गया है तुम्हारे, तो अगर पुराने में पढ़ोगे तो 41 का क्लास 1 का ए से लेके कहाँ तक दिया गया, आई तक दिया गया, कहाँ तक दिया गया, आई तक। नए में कहाँ दिया गया, 35 1 से लेके 1A से लेके कहाँ तक दिया गया, जे तक दिया गया, कहाँ तक दिया गया, जे तक। इसमें किसी में बताया गया पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती, ये कंडीशन बताई गई। अब ये तो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हो गई, क्या क्या कंडीशन थी वो मैंने, अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो पुरानी वाली वीडियो में मेरे इसके पहले वाले में 35 स्पेशल सेक्शन पढ़ा हुआ, उसे आप देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ फिर उसके बाद अरेस्ट, और केवल पुलिस भी नहीं गिरफ्तार कर सकती, और कौन कौन गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। और किसके किसके द्वारा अरेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा अरेस्ट किया जाता है, और ये भी दिमाग में बैठा रहो, ये सब पीटी का क्वेश्चन पूछता है। अरेस्ट बाई किसके द्वारा, नंबर 1 प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा। थोड़ा हिंदी इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक रहता, दोनों बाइलिंगुअल हो जाएगा ना तो ठीक रहता। तो ये कहाँ दिया गया है, तुम्हारे पुरानी सीआरपीसी में पढ़ोगे, ये सेक्शन याद कर लेना, क्वेश्चन पीटी में पूछता कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी कहाँ दी गई है, तो पुराने में 43 में दिया गया, नए में कहाँ दिया गया, सेक्शन 40 में, ये बीएनएसएस में है, ठीक है। ये ओल्ड है, जहाँ मैं ओल्ड लिख दूँ वो समझो पुराना सीआरपीसी, और ये न्यू में है, ठीक है, न्यू मतलब नया बीएनएस, ठीक है, ये देख लेना। और किसके द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा कौन कौन सा है, 2 सेक्शन, जो पुराने में था तो 44 है, जो ऊपर लिखता हूँ वो ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड में, ठीक है। नए में कहाँ दिया गया तुम्हारा, सेक्शन 41 में दिया गया, ठीक है, नए में, न्यू में, ठीक है। तो ये हो गया, तो केवल पुलिस ही गिरफ्तार नहीं कर सकता, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता और मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता। प्राइवेट व्यक्ति किस सेक्शन में गिरफ्तार कर सकता है तुम्हारा, सेक्शन पुराने में 43 में, नए में 40 में, और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में गिरफ्तार कर सकता है, पुराने में 44 में, नए में 41 में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आ गई। अब आ जाओ हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ते हैं। 35 हो गया था, 35 छोड़ दो, 35 के बाद और देखते हैं ये, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, 36 पढ़ेंगे। तो पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, क्या है, आप पुलिस किसी व्यक्ति को बुलाती है, उसको कैसे बुलाएगी, किस धारा में नोटिस इशू करेगी, ये मुझे बताना है, और उनका ड्यूटी और प्रोसीजर क्या होगा, ये 36 में। तो पहले देखो इसको 5th पॉइंट में क्या क्या सेक्शन तुमको पढ़ने वो बता देता हूँ। 5वें पॉइंट में तुमको क्या पढ़ना है, सॉरी 5वें पॉइंट में तुमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। 5वें पॉइंट में तुमको पढ़ना है नोटिस टू अपीयरेंस। पहले ये अलग सेक्शन दिया था, अब ये साथ में ही दे दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये अपेयर होने के लिए, नोटिस टू अपेयर, पुलिस क्या कर सकती है। अब जब तुम पढ़ोगे पुराने में 41 का क्लास ए पढ़ोगे नोटिस, अब इसको नए में कहाँ कर दिया गया है, न्यू में कहाँ कर दिया गया, 35 का क्लास 3 पढ़ोगे, ठीक है। 35 का कौन सा क्लास पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे। वहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, जब पढ़ना, देखो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, क्या कहता है, पुलिस अधिकारी ऐसे सभी 35 का क्लास 3 खोल लेना। पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिसमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित है और उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान कि उसने संज्ञेय अपराध किया और उसके समक्ष या ऐसे स्थान पर जो सूचना में स्पेसिफिक किया गया उपसंजात मतलब उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी कर सकता। किस क्लास में, 35(3) में, पुराने में 41A में, ठीक है। आप दूसरा क्या चीज़ पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे तुम 41B, ठीक है, 41B। इसको रेड विथ किसके साथ कर लो,
तुम 36 के साथ, ठीक है, किसके साथ, 36 के साथ पढ़ लो, ठीक है। क्या है इसमें, ड्यूटी है प्लस प्रोसीजर है, सीजर है, ठीक है, ड्यूटी प्लस प्रोसीजर है, ठीक है। किसकी ड्यूटी, जो गिरफ्तार कर रहा है उसके क्या ड्यूटी और कर्तव्य क्या है। ये कहाँ तुम्हारा दिया गया, पुराने में 41B में दिया गया था, नए में कहाँ दिया गया है, 36 में दिया गया। कहाँ दिया गया, 36 में दिया गया है। अब आओ ये पढ़ लेते हैं क्या कहता है, इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। 36 क्या कहता है, देखो कहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की के कर्तव्य। तो कहाँ प्रोसीजर कहाँ दिया गया गिरफ्तार का, और जो गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की क्या ड्यूटी होगी, ये तुम्हारा 36 में, पुराने में 41B में दिया था, ठीक है। तो क्या कहता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय, मतलब ये की धारा किसके लिए, पुलिस अधिकारी के लिए, तो यानी कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तार करेगा, ये धारा किसके लिए है, पुलिस अधिकारी के लिए, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा तो उसको क्या क्या चीज़ें, उसकी क्या ड्यूटी होगी, अपने नाम को सही ढंग से दिखाएगा, सॉरी तो अब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, अपने नाम का, बहुत हल्का हो, देखो तो अब क्या हो जाएगा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय, तो आपको कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करते समय क्या करेगा, अपने नाम का सही दृश्य और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने आता है तो उसको उसका स्पष्ट नाम, जो उसके नेम प्लेट लगी होती है उस पर उसका स्पष्ट नाम सही ढंग से लिखा होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, और पुलिस अधिकारी क्या करेगा, नंबर 2 गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा। क्या करेगा, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर गिरफ्तारी के ज्ञापन के बाद क्या होगा, अब ज्ञापन में मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखो। कम से कम एक साक्षी द्वारा, जो मेमोरेंडम बनाएगा गिरफ्तारी का, एक साक्षी द्वारा क्या होना चाहिए, अनप्रमाणित किया जाएगा। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तार की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। क्या किया गया है, उस परिक्षेत्र का है जहां गिरफ्तार किया गया है, या कोई वहां का कोई प्रतिष्ठित जो सदस्य होगा वो होगा। तो कम से कम कितना, मेमोरेंडम में एक साक्षी, जब किसी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है तो उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो क्या एक साक्षी से उसको अनप्रमाणित कराए, उस जो गिरफ्तारी का मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, ठीक है। अगर कोई उसका कुटुंब का सदस्य नहीं मिल पा रहा तो वहाँ का जो संभ्रांत नागरिक है उससे क्या करे, वो अनप्रमाणित कराए। और क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। नंबर 2 ज्ञापन पे क्या होगा, प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। फिर उसके बाद सी क्या कहता है कि जब उसके कुटुंब या किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनप्रमाणित नहीं किया जाता है, मतलब जब उसका अटेस्ट नहीं किया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, तो यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसे किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे गिरफ्तारी की सूचना देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, गिरफ्तारी की सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई क्या बोलते हैं, गिरफ्तार किए व्यक्ति का क्या बोलते हैं, कोई कुटुंब का सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित नहीं, अनप्रमाणित नहीं किया गया, तो उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे कोई नातेदार है जिसको गिरफ्तार, या कोई मित्र है, उनसे क्या करेगा, उनको गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य। कहाँ, 36 में दिया था। अब आ जाओ तुम फिर उसके बाद 37 में। 37 किसको साथ पढ़ोगे तुम, अब पुराने वाली जो CRPC थी वो 41C, वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ पे कंट्रोल रूम दिया था। वहाँ पे क्या दिया था, अब वहाँ का और यहाँ का मार्जिनल नोट बदल गया। या वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ पे कंट्रोल रूम दिया था, और यहाँ पे क्या दिया गया,
पदाभित पुलिस अधिकारी, पदाभित क्या दिया गया है, पुलिस अधिकारी, ठीक है। अब आ जाओ पदाभित पुलिस अधिकारी, तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार, क्या स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। ये क्या करेगी, प्रत्येक जिले पर या राज्य स्तर पर एक क्या करेगी, पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना, पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना। कहाँ, ये याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर तथा राज्य स्तर पर, यानी कि दोनों डिस्ट्रिक्ट पर भी और राज्य स्तर पर क्या करेगी, राज्य सरकार। कौन स्थापना करता है, पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, ठीक है। और प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी पदाभित करेगी, जो सहायक पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपराध की प्रकृति जिसके साथ वह आरोपित किया गया है प्रत्येक थाने तथा जिला मुख्यालय पर मुख्य रूप से जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड पर प्रदर्शित किया जाएगा। जिसको गिरफ्तार किया गया तो क्या किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, पदाभित मतलब डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो होगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, जो क्या, जो ASI से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। और वो क्या है कि उसको हर थाने में उसकी नियुक्ति होगी, जो क्या रखेगा, जो इन्फॉर्मेशन रखेगा किसका, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके नाम को रखेगा, नोट करेगा, उसके एड्रेस को नोट करेगा और क्या करेगा, उसका डिस्प्ले करेगा। कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, डिजिटल मोड पे भी डिस्प्ले कर सकता और उन सबकी सूचना अपने पास रखेगा। कौन रखेगा, ASI। कौन रखेगा, ASI। हर पुलिस थाने में एक ASI होगा, ठीक है, जो इससे नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। अब आ जाओ आप 38 आ जाओ। 38 किसके साथ पढ़ोगे आप, 38 पढ़ोगे 41D के साथ। पुरानी CRPC कौन सी थी, 41D के साथ, पुरानी CRPC 41D के साथ पढ़ोगे। अब 41D क्या कहता था 41D कहता था, देखो 38 वही जो 41D कहता था वही 38 कह रहा है। क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। तो ये एक तुम आर्टिकल इसके साथ जोड़ के पढ़ सकते हो, 22 का क्लास 1, ये मेरा फंडामेंटल राइट भी है कि मुझे मनपसंद अधिवक्ता मिल सकता है। ये कहाँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये कहाँ दिया गया, 22 के क्लास 1 में ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 21 38 पढ़ोगे तो 22 का क्लास 1 आर्टिकल पढ़ लेना साथ में। इसमें क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान पसंदीदा अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। तो पसंदीदा अधिवक्ता के बारे में कहाँ बताया गया है आपके किस सेक्शन में, नए में 38 में बताया गया, पुराने में कहाँ बताया गया है, 41D में। कहाँ, 41D में बताया गया। तो ये हो गया आपकी इतनी चीज़ें। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन बताया था कि कब पुलिस अधिकारी नॉन बेलेबल केसों, मतलब नॉन कॉग्निजेबल केसों में भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता। तो वो कंडीशन कहाँ बताई गई है, 39 में। और आपका पुराना कौन सा सेक्शन था, 39, 42। पुराने CRPC में कौन सा सेक्शन था, 42। पुराने में कौन से सेक्शन के साथ पढ़ोगे, 42 के साथ। अब ये एक ऐसी कंडीशन पूछता है, सामान्यतः तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हेतु वारंट विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।
वारंट विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता। तो सामान्यतः जब सेक्शन 2L पढ़ोगे, जो मैंने तुम्हें बताया सेक्शन 2L, नए में कौन सा सेक्शन पढ़ोगे, पुराने में सेक्शन 2L है, नए में तुम्हारा सेक्शन हो जाएगा 21O में। सो 21 में ये पढ़ोगे कि जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें पुलिस अधिकारी वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, जो तुम्हारा सेक्शन पुराने 42 में दिया गया था, नए में कहाँ दिया गया है, 39 में। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति जिसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है, जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम, निवास, पता बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसके नाम, निवास अनिश्चित किए जा सके। ठीक है, तो अगर नाम निवास नहीं बताते हो तो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तब भी तुमको पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, फिर क्या कहता है, जब ऐसे किसी, और इसको एक सेक्शन तुम पढ़ोगे, पुराने में एक सेक्शन पढ़ोगे 41 का क्लास 2, इसको भी एक सेक्शन 41 का क्लास 2, और एक पढ़ोगे नए में 35 का क्लास 2, वहाँ भी बताया गया कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहाँ भी जब 41 का क्लास 2 पढ़ोगे और नए में 35 का क्लास 2 पढ़ोगे तो वहाँ भी ये बताया गया। ठीक है, अब आ जाओ, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अनिश्चित कर लिया जाता है, तब वह इस बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। फिर उसके बाद अब क्या है, अब आ जाओ, परंतु यदि ऐसे व्यक्ति भारत में निवास नहीं है तो वह जमानत पत्र भारत के प्रतिभुओं या प्रतिभुओं के द्वारा प्रतिभूतित किया जाएगा। फिर आ जाओ थर्ड, यदि गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अनिश्चित नहीं किया जा सका या बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने या उपेक्षित किए जाने पर प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एक सेक्शन। अब आ जाओ, मैंने तुमको बताया था, अब क्या पढ़ोगे, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी कौन कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। इसको पुराने सीआरपीसी की धारा सेक्शन 43 के साथ पढ़ोगे। 43 क्या कहता है, कहता है तुम्हारा कि कोई भी, देखो इसको आसान भाषा में, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये अंडरलाइन कर लेना, क्या करता है, उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। किसकी कौन कौन से कंडीशन हो गया, किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब, ठीक है, विलंब के बिना 6 घंटे के भीतर, अब देखो ये नया जोड़ दिया है, ये क्या जोड़ दिया तुम्हारा, नया जोड़ दिया 40 मिनट, कितने, 6 घंटे के अंदर। पुराने में ये नहीं था, शायद पुराने में 6 आवर्स नहीं दिया गया था। रुक जाओ 2 मिनट में देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। नहीं, पुराने में नहीं था। तो अब क्या हो गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, जो प्राइवेट व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर सकता है तो 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के लिए हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा के लिए निकटतम थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। तो एक इसमें क्या मिला, 6 घंटे वाला, ये कॉन्सेप्ट न्यू है, इसको पढ़ लेना। ये 6 घंटे के अंदर प्राइवेट व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, किसी पुलिस अधिकारी के हवाले करना पड़ेगा। ये इतनी चीज़ें दिमाग में रख लेना। अब आ जाओ, ये हो गया आपका 43 पुराने में, नए में 40। अब आ जाओ, और फिर क्या है,
देखो यह कहता है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति 35(1) के उपबंधों के अधीन आता है तो वह पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में ले लेगा। क्या कहेगा, अगर क्या बोलते हैं उसको लगता है, पुलिस अधिकारी के सामने आपने प्रोड्यूस किया, प्राइवेट व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया, और अगर उसको लगता है कि 35 के क्लास 1 में आता है तो वो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेगा। फिर क्या कहता है क्लास 3, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या और उसके विषय के बारे में 39 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया तो वह तुरंत क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नाम निवास आ गया। अब आ जाओ सेक्शन 41, आ जाओ सेक्शन 41 आ जाओ। इसको किसके साथ, पुराने 44 के साथ पढ़ोगे, पुराने सीआरपीसी। अब यहाँ क्या, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, अब मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। 41 में जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति, सबसे पहले ये याद रख लेना, उपस्थिति में, क्या उपस्थिति में, 2 मिनट, यहाँ पे क्या कहता है, उपस्थिति में या उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है तब अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। क्या कर सकता है, स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। स्वयं गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए क्या कर सकता है, सुपुर्द कर सकता है। और कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसके गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उस परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। फिर आ जाओ, अब आ जाओ 42 में। इन सब सेक्शनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको बस ऐसे पढ़ लेना है। आ जाओ 42 को तुम किसके साथ पढ़ोगे, 45 के साथ। पुरानी सीआरपीसी के साथ किसके साथ पढ़ोगे, 45 के साथ, 45 के साथ। अब क्या कहता है, सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 35 से धारा 39 से धारा 41 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए किसको नहीं गिरफ्तार, ये अपवाद हो गया, किसको गिरफ्तार नहीं, संघ के सशस्त्र बलों पर का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा की जाने वाली तात्पर्य किसी भी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा सहमत नहीं। किसके द्वारा सहमत लोगे, जब किसी भी आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार करोगे तो केंद्र सरकार की सहमत लेनी होगी। फिर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती, किसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा क्या दे सकती, निर्देश दे सकती कि यथाविष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रत्येक प्रवर्ग के सदस्यों को जिसे लोक व्यवस्था बनाने का कार्यभार सौंपा गया जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध पर लागू होंगे मानो उसने आने वाला केंद्र सरकार या राज्य सरकार पद रखा गया हो। अब आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसको किसके साथ पढ़ोगे, पुरानी सीआरपीसी की धारा तुम्हारी 46 के साथ, किसके साथ, 46 के साथ, किसके साथ पढ़ोगे, 46 के साथ कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। देखो सबसे पहले क्या है, गिरफ्तार करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा। क्या करेगा, शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, ठीक है, जब तक उसने वचन या कर्मों द्वारा किसके, अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया गया, वचन या कर्म द्वारा अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया गया हो। सबसे पहले एक चीज समझो, गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है, तो गिरफ्तारी 2 प्रकार के की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, 2 प्रकार से। देखो गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है, 2 प्रकार से। कितने, गिरफ्तारी 2 प्रकार से। कौन कौन से, एक वारंट पर, सबसे पहले ये याद रखो, एक वारंट पर और एक वारंट के बिना, ये इतनी चीज याद रखना।
क्या किया जाता है, वारंट पर और वारंट के बिना। तो जो ये प्रोसीजर बताया गया है, कब बताया गया, जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा, तो वारंट पर और वारंट के बिना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों प्रकार की गिरफ्तारियों में की जाती हैं या होती हैं, ठीक है, दो प्रकार से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों पे लागू, तो ये सेक्शन दोनों पे लागू होता है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को दो तरीके से गिरफ्तार, क्या वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को क्या करेगा, शरीर से वस्तुतः छुएगा। दो प्रकार से कैसे करोगे, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित दो तरीकों से गिरफ्तार किया जा सकता है। वो दो तरीके कहाँ बताए गए हैं, वो दो तरीके यहाँ, कैसे दो तरीकों से छुओगे। पहला क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शरीर को छुएगा, शरीर को वस्तुतः छुएगा, या उसकी चेष्टा या उसकी हरकतों को रोकेगा। जैसे क्या करेगा, परिरुद्ध मतलब क्या, उसकी चेष्टा ऐसी है कि भागने वाली है, या उसको क्या करेगा, उसकी चेष्टा है, हरकत से ऐसे लग रहा है कि वो भागने का, तो परिरुद्ध करेगा। परिरुद्ध करने में क्या कर सकता है, हथकड़ी लगा सकता है, रस्सी से बांध सकता है, या कपड़े से बांध सकता है, या किसी स्थान पर बंद कर सकता है। और फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो गया, अब देखो फिर क्या हो गया दूसरा तरीका, किंतु वह व्यक्ति क्या कहता है, वचनों द्वारा या कर्मों द्वारा, मतलब यदि वह क्या कहता है, वचनों द्वारा या कर्मों द्वारा अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया, तो क्या कहता है, किंतु यदि वह व्यक्ति कुछ कहकर या कुछ काम करके अपने को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार पुलिस अधिकारी आई समर्पित कर देता है, अर्थात उसके आदेशों के अनुसार कार्य करने को तत्पर हो जाता है। मतलब वो जैसा कहता है कि मेरे साथ चलो, तो चलने को तैयार हो जाता है। तो उपरोक्त कार्य करने की आवश्यकता, तो यानी कि ये जो उपरोक्त ये जो कार्य दिए गए हैं, यानी कि जो शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, तो फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सामान्यतः जैसे होता नहीं, बड़े व्यक्ति होते हैं तो उनको क्या पुलिस अधिकारी इसी प्रकार गिरफ्तार करती है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको क्या करती है, पुलिस इसी प्रकार गिरफ्तार करती है, क्योंकि पुलिस उनसे यह आशा करती है कि उन्हें अब गिरफ्तार होना, तो उन्हें मालूम हो जाता है, तो क्या करते हैं, पुलिस का सहयोग करते हैं और विरोध नहीं करते, उनके अनुसार उनको जहां ले जाना होता है वो चले जाते हैं, तब छूना व्यक्ति को आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये जान लो। परंतु अब आ जाओ, परंतु क्या कहता है, परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तब परिस्थितियों में इसके विपरीत उपदर्शित ना हो, मतलब परिस्थितियों में क्या है, इसके विपरीत दर्शित ना हो। तो एक चीज तुम्हारा ऊपर छूट गया, इस तरह जो ये चीजें जो तुम्हारे ऊपर मैंने बताया, इस तरह यह स्पष्ट है, मुंह से केवल यह कह देना कि तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता, मुंह से केवल यह किया जा कहना कि मैं तुम्हें गिरफ्तार किया जाता, तो ये गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। कहने के बाद या तो वह व्यक्ति अपने आप को क्या कर दे, समर्पण कर दे, क्या कर दे, समर्पण कर दे, अन्यथा गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति क्या करे, उसे या तो पकड़ ले। इस तरह अगर किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेर लिया गया तो वो भी गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी, या किसी के देखरेख में रखना, वो भी, या किसी व्यक्ति को देखरेख में रखा गया तो वो भी गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी। गिरफ्तारी किस दशाओं में होगी, ये दो दशाएं मैंने तुम्हें बता दी, या तो पुलिस अधिकारी उन्हें शरीर का वस्तुतः छू लेगा, पकड़ लेगा, या उनको परिबद्ध कर देगा, या रस्सी या हथकड़ी लगा देगा, या कहीं किसी जगह पुलिस अधिकारी कैद कर देगा, अभिरक्षा में अपने कैद कर देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लिया गया तो गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी। और ये भी याद कर लेना, या किसी को कहीं नजरबंद कर दिया गया तो वो भी गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी, ये दिमाग में बैठा लेना। अब आ जाओ, अब महिला से आ जाओ, क्या कहता है कि परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां तब जबकि परिस्थितियां इसके विपरीत उपदर्शित ना हो, मतलब जहां बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला पर, गिरफ्तारी की किसकी मौखिक इत्तला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी, और जब तक की परिस्थितियों से अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। तो धारा जो तुम्हारी 43 है या पुराने सेक्शन जो 46 है उसमें कोई औपचारिकता नहीं है जिसे पूरा किए बिना यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में ले लिया गया, अर्थात उसे गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पुलिस अभिरक्षा में नहीं है
अरे सॉरी, इसमें क्या महिला का मैं बता रहा था ना, ठीक है। तो महिला अधिकारी को क्या, जब तक महिला अधिकारी नहीं होगी तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये कौन सा बताता है, प्रोविजो बताता है, कुछ विशेष कंडीशन को छोड़ के। अब आ जाओ सेकंड क्लास क्या बताता है। सेकंड क्लास बताता है यदि ऐसे व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए गए प्रयास का बलात् मतलब प्रतिरोध करेगा या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों का क्या उपयोग है। अगर आप प्रतिरोध करते हो तो क्या कर सकता है, वो उचित साधनों का उपयोग कर सकता है। अगर क्या गिरफ्तारी के समय आप बल का प्रयोग करते हो, यदि वह व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई है वह बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो भी उचित बल का या साधन का प्रयोग करना आवश्यक है वह किया जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है, क्लास 2 में। उचित साधनों का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, उचित साधनों का उपयोग गिरफ्तारी में, उचित साधनों का उपयोग ले सकता है। क्या ले सकता है, उचित साधनों का उपयोग ले सकता है। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है, क्लास 2 में बताया गया है। अब आ जाओ क्लास 3 में। क्लास 3 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग, पहले ये नहीं था, तो हथकड़ी का प्रयोग ये नया जोड़ा गया। ठीक है, हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है या जो अभ्यासिक अपराधी या आदतन या जो कई बार अपराध कर चुके हो या जो आदतन अपराधी हो, अभिरक्षा से निकल भागा या जिसे संगठित अपराध या आतंकवादी कृत्य या औषधि संबंधी अपराध, अस्त्र शस्त्र अवैध कब्जे या हत्या, बलात्संग या हमला, या सिक्कों, करेंसियों या नोटों का कूटकरण या मानव दुरुपयोग या बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराधों को कारित करता है। ठीक है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, तब उसको बल के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर आ जाओ चौथा क्लास क्या है। चौथा क्लास कहता है इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देता है। गिरफ्तारी के समय मृत्यु कब कारित किया जाएगा, जब मृत्यु या आजीवन कारावास, ये अंडरलाइन करना, मृत्यु या आजीवन कारावास। ठीक है, इन्हीं दशाओं में गिरफ्तार करते समय तुम, ये कौन सा क्लास बताता है, क्लास 4 बताता है। कौन सा क्लास बताता है, 43 का क्लास 4 बताता है कि जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो तब कब मृत्यु कारित कर सकते हो, जब उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड का प्रावधान मृत्यु दंड या आजीवन कारावास है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय आप मृत्यु कारित कर सकते हो। ये कौन सा क्लास बताता है, क्लास 4 बताता है। ठीक है, अब आ जाओ, फिर उसके बाद आ जाओ आप क्लास 5। क्लास 5 क्या कहता है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। तो किस क्लास में बताया है कि कोई भी महिला सूर्योदय या सूर्योदय के पश्चात गिरफ्तार नहीं की जाएगी, क्लास 5 में। कहाँ बताया गया है, क्लास 5 में। जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं वहाँ महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभी प्राप्त करेगी। कौन प्राप्त करेगी, महिला पुलिस अधिकारी। किससे, जेएम फर्स्ट क्लास से। ये याद कर लेना, जेएम फर्स्ट क्लास से क्या करेगी, अनुज्ञा प्राप्त करेगी। ठीक है, अनुज्ञा प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया या गिरफ्तारी की जानी है। ठीक है, ये याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, 44 है, जिसको किसके साथ पढ़ोगे तुम, पुरानी सीआरपीसी की धारा 47 के साथ। किसके साथ पढ़ोगे, पुरानी सीआरपीसी की धारा 47 के साथ पढ़ोगे। किसके साथ पढ़ोगे, 47 के साथ पढ़ोगे। अब ये क्या आ गया कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है या जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। अब क्या है, उस व्यक्ति की, उस स्थान की तलाशी अब किस में है, 44 में पूछता है स्थान की तलाशी कहाँ दी गई है, तो 44 में दी गई है,
जहाँ क्या हुआ, वो जहाँ वह व्यक्ति स्थान की तलाशी, जहाँ वह व्यक्ति घुसा हो या जहाँ वो व्यक्ति गया हो, तब वो कौन से सेक्शन में गिरफ्तारी होगी, 44 में, यानी कि 47 में पुराने में। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को या विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना किसी स्थान पर प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर, तो ऐसे स्थान के निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोत्तर रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसे आबाद प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। स्थान की तलाशी पुलिस द्वारा, ठीक है, जहां वो घुसा है। कौन सा सेक्शन है, 44 है। फिर क्या करेगा कि यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान पर प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए गृह या स्थान चाहे वह व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वारा खिड़की को तोड़कर खोलकर ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन में सूचना देने के तथा प्रवेश करने के लिए सम्यक रूप से मांग करने के लिए पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया क्लास 2 हो गया। अब आ जाओ प्रोविजो क्या कहता है। प्रोविजो कहता है परंतु यदि ऐसा कोई स्थान या कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसे महिला के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो ऐसे व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उस महिला को सूचना देंगे और वह स्पष्ट और वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र और हट जाने के लिए प्रत्येक उचित सुविधा देगा जब तक कमरा तोड़कर खोला और उसमें प्रवेश कर सकता। अब आ जाओ क्लास 3। कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान पर कोई बाहरी या भीतरी द्वारा खिड़की में अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजन से उद्देश्य से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध तो मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 44। तो इसमें क्या पढ़े, अगर मान लो इसमें क्या पढ़े, इस सेक्शन में 44 में, यानी कि पुराने में 47 में, यदि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो वह उस व्यक्ति का पता चलता है कि निश्चित स्थान पर छुपा हुआ, तो तलाशी लेने के लिए उस स्थान पर जाएगा और उसको तलाशी लेने के लिए सारी सुविधाएं देगी। ये हो गया आपका सामान्य तरीका क्लास 1 में। क्लास 1 में क्या हो गया आपका सामान्य तरीका हो गया। अब क्लास 2 में अगर जहां वह व्यक्ति छिपा है वहां उस पुलिस ऑफिसर को जाने ही नहीं दिया जा रहा है तो वह पुलिस अधिकारी क्या हिंसक रूप से प्रवेश कर सकता है। क्लास 2 में क्या बताया गया, हिंसक रूप से प्रवेश कर सकता है। जहां उसे नहीं जाने दिया जा रहा है तो पहले में सामान्य तरीका, क्लास 2 में क्या हिंसक रूप से प्रवेश कर सकता है, परंतु एक प्रोविजो लगा है, फिर उसके बाद हिंसक हो गया। पहले में क्या हो गया तुम्हारा सामान्य तरीका हो गया, पहले में सामान्य तरीका, ठीक है, पहले में तुम्हारा हो गया सामान्य, दूसरे में हिंसक तरीका हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर लो दिमाग में बैठा के, ठीक है, तभी एग्जाम में याद रहेगा। अब आ जाओ उसके बाद क्या कहता है कि फिर उसके बाद प्रोविजो लगा, परंतु अगर उस स्त्री को घर में कोई क्या है स्त्री है और वो क्या वो रूढ़ या प्रथा के अंतर्गत है कि वह सामने नहीं आ सकती, तो उसका सूचना देगा कि वह हट जाए, ठीक है, कि ताकि वह स्वतंत्र रूप से वहां पे प्रवेश कर सके। ठीक है, और उसको उचित सुविधा देगा कि वो महिला वहां से हट जाए। फिर उसके बाद क्लास 3 क्या कहता है, जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने गया है तो उसको ही पकड़ लिया। अगर क्लास 3 क्या कहता है, जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने गया उसको ही पकड़ लिया जाता है, तो वह क्या मुक्त होने के लिए हिंसक रूप से तोड़फोड़ कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, अपने को मुक्त कराने के लिए तोड़फोड़ कर सकता है। जो व्यक्ति गया है अगर उसको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भी तोड़फोड़ कर सकता है। ये कौन सा क्लास बताता है, क्लास 3 बताता है तुम्हारा। ठीक है, इस प्रकार तुम्हारा हो गया सेक्शन 44, 47। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें 45
और बाकी जो सेक्शन बचे हैं वो मैं 62 तक कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई गलती होगी तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में बता देना, तो उसी तरीके से मैं आगे अपनी वीडियो को और भी इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है। ओके, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।